नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। उन जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन का परिवहन, खाद्य पदार्थों का उपलब्ध होना एवं उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन है वो अनिवार्य होता है। तो आज जो हमारा परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो पहला यहाँ पर टॉपिक है वो है अपना परिसंचरण। जैसा कि बच्चों अभी आपको बताया है कि जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार की ये जो जैविक क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए खाद्य पदार्थों, ऑक्सीजन का उपलब्ध होना तथा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन है वो अनिवार्य होता है। इन उत्सर्जित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करता है? वो रुधिर एवं लसिका के द्वारा संपन्न होता है। रुधिर द्वारा इनका परिवहन है वही अपने क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है, ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना परिसंचरण तंत्र। क्या है परिसंचरण तंत्र? परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो गैसों का परिवहन यानी O2 और CO2 का क्या करता है? परिवहन करता है और उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन का कार्य करता है। यानी कि एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा गैसों का परिवहन और उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन है वो कर सके। इस प्रकार का जो अपना तंत्र है वो कौन सा तंत्र कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये जो मानव के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है उसके निम्न घटक हैं वो शामिल हैं। मानव का जो परिसंचरण तंत्र है उसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? उसके अंदर रुधिर वाहिनी एवं हृदय, ये तीन चीजें हैं वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत है वो सम्मिलित होती हैं। परिसंचरण तंत्र की अगर अपने बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो सबसे पहले विलियम हार्वे ने की। किसने की? विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। परिसंचरण तंत्र के प्रकार, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र ओपन, और सेकंड है अपना बंद परिसंचरण क्लोज। तो ये जो खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? वैसे भी अपने जैसे जानते हैं कि भाई जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे ये अपने थोड़ा डायग्राम देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये गैसों का परिवहन एवं खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है वो किसी माध्यम से सीधे है वो अंदर ग्रहण करते हैं और सीधे ही क्या है बाहर छोड़ते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों की जब अपने बात करें तो इन बहुकोशिकीय जीवों के जो कोशिकाएं होती हैं वो सीधे बाहर वातावरण के संपर्क में है वो नहीं रहती। इस कारण से शरीर के विभिन्न भागों तक इन पदार्थों का परिवहन करने के लिए या उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन हेतु इस परिसंचरण तंत्र की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो अपना पहला जो परिसंचरण तंत्र है वो कौन सा है? खुला परिसंचरण तंत्र है। खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? इसके अंदर नॉर्मली अपने देखें जो रक्त है या जो तरल है वो अपना क्या है? कोटरों के अंदर भरा रहता है
इनमें किसी प्रकार की कोई नलिकाएं या रुधिर वाहिनियां, रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। रक्त वो खुला पड़ा रहता है। इसके जो द्रव तरल द्रव के संपर्क में ऊतक वो प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट उसके साथ में संपर्कित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो खुला जो परिसंचरण तंत्र है इसमें क्या है कि ये किस प्रकार का होता है, ये इसमें जो तरल द्रव होता है वो कोशिका एवं ऊतकों के मध्य होता है। सेकंड अगर हम बात करें तो रुधिर है वो कहाँ भरा होता है, कोटरों के अंदर भरा होता है। और इन कोटरों के अंदर भरा हुआ जो अपना जो रुधिर है, तरल है, वो किस नाम से जाना जाता है, हीमोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपनी बात आ रही है कि जो रुधिर है वो प्रत्यक्ष रूप से ऊतकों के संपर्क में रहता है। अर्थात यूं कहें कि इनमें जो रुधिर का जो परिवहन या तरल का जो परिवहन है वो बंद नलिकाओं के अंदर है, वो नहीं होता है। खुला परिसंचरण तंत्र है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ मोलस्का के प्राणी और सभी अपने जो आर्थ्रोपोड्स जो प्राणी है, यानी कि यूं कहें कि कीट, इसी के अंदर है वो आते हैं। इसके अंतर्गत है खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। सेकंड अपने पास में आता है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, यहाँ आपने कहा क्या कहा था कि रुधिर कोटरों के अंदर बह रहता है। यहाँ कोटरों के अंदर नहीं, यहाँ रुधिर है वो किसमें, बंद नलिकाओं के अंदर बहता है। और वहां अपने खुले के अंदर कहा गया जो रुधिर है वो प्रत्यक्ष रूप से ऊतकों के संपर्क में रहता है। लेकिन बात करें अपने बंद परिसंचरण तंत्र के, इसमें जो रुधिर है वो ऊतकों के साथ में अप्रत्यक्ष रूप से वो संपर्क में रहता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इकाइनोडर्मेट्स प्राणी, एनेलिड्स और सभी इसके अंदर कशेरुक प्राणी है वो सम्मिलित होते हैं। अब जो अपने जो परिसंचरण तंत्र के तीन जो घटक हैं उनका अध्ययन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अपने रुधिर के बारे में पढ़ेंगे क्या है, उसके बाद में अपने देखें रुधिर वाहिनी कौन कौन सी है, कैसी है, जैसे कि धमनी, शिरा, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपने देखेंगे हृदय, इसके स्ट्रक्चर और इसकी क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अपना जो टॉपिक आता है वो अपना जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, रुधिर। रुधिर की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भ्रूणीय जनन स्तर तीन प्रकार के होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये जो अपना जो रुधिर है इसकी उत्पत्ति है वो मेसोडर्म के द्वारा होती है। बात करें अपने रुधिर की थोड़ी प्रकृति के बारे में, रुधिर कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, तो रुधिर है वो अपने को पता है एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक में, संयोजी नाम से ही अपने को स्पष्ट हो जाता है कि इस ऊतक का काम क्या है कि शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों या कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, ये ऊतक करता है, रुधिर करता है। तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है और इसी तरल संयोजी ऊतक के द्वारा ही तो गैसों का परिवहन और उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन संभव है। सेकंड अगर बात करें तो इसकी प्रकृति स्वाद में नमकीन होता है। रंग देखें तो अपने को पता है रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण होता है ये भी अपने को पता है, ये अपना श्वसन रंजक वर्णक है जिसको अपने हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और रुधिर है उसकी अपनी एक विशिष्ट गंध होती है और रुधिर अपारदर्शी तरल द्रव है। तो रुधिर के बारे में अपने थोड़ा सा क्या पढ़ा, रुधिर के बारे में ये पढ़ा कि उत्पत्ति किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। प्रकृति इसकी कैसी है, तरल संयोजी ऊतक है, स्वाद में नमकीन होता है, लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण, विशिष्ट गंध वाला ये क्या है अपना तरल संयोजी है, तरल है और अपारदर्शी होता है। इसके साथ में थोड़ा सा अगर अपने देखें कि रुधिर का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस अवस्था में कैसे होता है। भ्रूण अवस्था की अगर हम बात करें तो वहां पर मुख्यतः जो रुधिर का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। इसके अलावा थोड़ा प्लीहा और पसलियों के द्वारा भी क्या है रुधिर का निर्माण होता है। सेकंड अपने है वयस्क अवस्था के अंदर। वयस्क अवस्था के अंदर है जो रुधिर का जो निर्माण है वो
किसके द्वारा होता है? वो लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। तो अपना परिसंचरण तंत्र के प्रकार और फिर परिसंचरण तंत्र के जो 3 घटक है, रुधिर, रुधिर वाहिनी, हृदय, उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रुधिर। आप अपने थोड़ा इसका नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं और उसके बाद जो रुधिर के विभिन्न प्रकार के जो घटक हैं उनका भी अपने अध्ययन करते हैं। तो बच्चों ये अपना रुधिर के संगठक का एक चार्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो रुधिर है उसको 2 पार्टों के अंदर वो विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है अपना प्लाज्मा, जो कि ब्लड का 55% भाग होता है, और दूसरा जो पार्ट है वो अपने रुधिर कणिकाएं, ब्लड कैप्सूल्स, जो कि 45% होती है। जो रुधिर प्लाज्मा है इसमें किसी प्रकार की कोई कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और ये जो प्लाज्मा है ये रुधिर का निर्जीव भाग होता है। इस प्लाज्मा के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिसके अंदर मुख्यतः 90% जल होता है, बाकी 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो रुधिर है इस रुधिर के अंदर जो जल उपस्थित है, इस जल का जो कार्य है, इस जल का कार्य रुधिर दाब एवं आयतन का नियमन करना। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ इससे सम्मिलित होते हैं? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वसीय अम्ल, विभिन्न प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन्स, विटामिन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी अपने बात देखें तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेंस एंड हिपेरिन आदि है वो पाई जाती हैं। जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसीय अम्ल और विटामिन्स हैं ये अपने पोषक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन आपने देख रहे हैं जो प्लाज्मा का जो घटक है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये दोनों प्रकार की ये जो प्रोटीन है, एल्बुमिन का जो कार्य होता है वो प्राशन दाब है वो उत्पन्न करती हैं, और ग्लोबुलिन है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। और इसी प्रकार से ये जो अन्य जो प्रोटीन्स हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये रुधिर के अंदर है, रुधिर का थक्का या रक्त का थक्का जमाने में या बनाने में क्या करती हैं? सहायता करती है। इसके अलावा लास्ट में अपने पास में हिपेरिन, ये हिपेरिन है ये प्रतिस्कंदक का कार्य करता है, यानी कि नलिकाओं के अंदर रुधिर को ये जमने से रोकता है, यानी कि रुधिर जमाव को रोकता है। इसी प्रकार से हम देखें अकार्बनिक पदार्थों के अंदर विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, आयन आदि ये उपस्थित होते हैं। तो प्लाज्मा का जो पार्ट है 55% टोटल, उसके अंदर जल, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। जल है वो 90% होता है, काम होता है रुधिर दाब एवं आयतन का नियमन करना। कार्बनिक पदार्थों में ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वसीय अम्ल, विटामिन, प्लाज्मा प्रोटीन्स ये पाई जाती हैं। ये ऊपर वाले जो घटक है अपने पास में ये सारे के सारे पोषक पदार्थ हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स विभिन्न प्रकार के एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेंस एंड हिपेरिन। एल्बुमिन का कार्य प्राशन दाब उत्पन्न करना है, ग्लोबुलिन का कार्य एंटीबॉडीज का निर्माण करना है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन का जो कार्य है वो रक्त के थक्के का निर्माण करना है, और इसी प्रकार से लास्ट जो अपना हिपेरिन है उसका कार्य है प्रतिस्कंदक का कार्य करना। और नेक्स्ट इधर अपने अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं रुधिर के अंदर? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड आयंस आदि पाए जाते हैं। सेकंड पार्ट की अगर अपने बात करें इधर इसके रुधिर कणिकाएं, ब्लड
रुधिर कणिकाएं। ये जो अपना रुधिर है उसके टोटल का कितना परसेंट होती है? 45% परसेंट होती है। जो 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, एक है अपने पास में आरबीसी, सेकंड है अपने पास में डब्ल्यूबीसी और थर्ड है अपने पास में ब्लड प्लेटलेट्स। यहाँ अगर बात करें अपने आरबीसी तो इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका रेड ब्लड कार्पसेल्स या इसका रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। और दूसरा एक अन्य नाम इसको किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और थर्ड अपने पास में ब्लड प्लेटलेट्स। अगर अपने इधर इनकी जो बात करें, जो आरबीसी है उसकी अपनी संरचना का थोड़ा ध्यान देखेंगे और डब्ल्यूबीसी है उसके भी नीचे थोड़े अपने प्रकार दे रखे हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी में अपने देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के अंदर अपने पास में क्या है? 2 प्रकार की ये भागों में बंटी होती हैं। एक कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट जो होती है उसके अंदर अपने पास में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स 3 प्रकार की आती हैं। और एकणिका में या एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स यानी कि एक केंद्रकाणु और लसिकाणु या लिम्फोसाइट आते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने थोड़ा सा इनका डिटेल में देखें आरबीसीज का, सबसे पहले तीनों का 1 by 1 तीनों का अध्ययन अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि आरबीसी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके कार्य वगैरह हैं। तो बच्चों अपने जानते हैं कि जो आरबीसी है वो क्या है? वो है लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका है, इनके अंदर जो लाल जो रंग है वो किसके कारण होता है? श्वसन रंजक होता है जिसको अपने हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसीज है वो क्या होती है? लाल रंग की होती है, या यूं कहें कि रुधिर है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है कि O2 और CO2 के परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है। यानी सीधी सिंपल भाषा के अंदर आरबीसीज का क्या कार्य क्या है? O2 CO2 या गैसों का परिवहन करना। अब बात करते हैं अपने कि जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी है उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो के अंदर। बात करें इसके जीवन काल की तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन। इसके आकार आकृति की अगर बात करें तो वृत्ताकार होते हैं, उभयोतल होती है। और जो मानव के अंदर अपने पढ़ रहे हैं तो इसकी जो अपने आरबीसी है उसके अंदर केंद्र का वो नहीं पाया जाता है, केंद्र रहित होता है। हालांकि 2 अपने स्तनधारी ऐसे हैं जिनके अंदर क्या कि अपवाद स्वरूप केंद्र पाया जाता है, और वो अपने एग्जाम्पल यहाँ पर हैं ऊंट और लामा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने आरबीसी के लक्षण की कि आरबीसी के अंदर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं पाई जाती हैं। मनुष्य के अंदर इसके अगर अपनी संख्या देखें तो इसमें पुरुषों के अंदर है वो तो 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, और स्त्रियों के अंदर होती है वो 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यहाँ पर अपने पहले भी बताया था कि जो श्वसन वर्णक है इसके अंदर कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और जो क्या करता है? O2 और CO2 का परिवहन का कार्य करता है। मानव के अंदर हीमोग्लोबिन की अगर इसकी मात्रा की बात करें तो वो अपनी होती है 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि जैसे जैसे यूं कहते हैं कि 120 दिन के करीब जाएंगे तो ये वृद्ध होगी, कमजोर होगी या पुरानी कोशिकाएं होंगी, तब क्या होगा भाई? तब क्या है कि इन आरबीसीज का पलिया और यकृत के अंदर क्या हो जाता है? इनका विघटन हो जाता है। हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में उत्क्रमणीय क्रम में जुड़ता है, और हीमोग्लोबिन का जो प्रत्येक अणु है उसके अंदर 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह है तथा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो
जुड़ी होती हैं। यानी यूँ कहें कि जो हीमोग्लोबिन का जो प्रत्येक अणु होता है उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर 4 फेरस रसायन युक्त हेम और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो ये अपना थोड़ा रुधिर का संगठन था, जिसके अंतर्गत हमने इसकी थोड़ा संरचना के बारे में अध्ययन किया। इधर बात रही अपने इधर रुधिर कणिकाओं की, तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज है उसका अपने अध्ययन कर लिया है बच्चों इस टॉपिक के अंतर्गत, और जो अपना नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डब्ल्यूबीसीज की उसकी आकार आकृति संरचना उसके बारे में रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक्स।